Good morning friends, I am हरवीर सरादना. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान. सो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं 6 जून के करंट अफेयर्स की. तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पहला क्वेश्चन. तो देखिए, पहला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को. लेकिन दोस्तों, इसमें आपको बहुत बड़ी व्याख्या भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि भारत की जैव विविधता के बारे में भी आपको जानना होगा. तो देखिए, हम आगे बात करते हैं. इस बार की थीम क्या रखी गई है? तो देखिए, इस बार की थीम रखी गई है जैव विविधता. ये आपको ध्यान रखना है. इसके बाद देखिए, कोविड-19 महामारी के कारण पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस बार विश्व पर्यावरण दिवस समारोह वर्चुअल तरीके से आयोजित कर रहा है. इसमें नगर वन नामक विषय पर विशेष जोर दिया जाएगा. तो देखिए, जो भारत का पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, वो इस बार वर्चुअली यानी ऑनलाइन क्या कर रहा है, इसका आयोजन कर रहा है. दोस्तों, ये आपको बात ध्यान रखनी है. इसके बाद आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इस बार किस पर विशेष फोकस किया गया है. इस बार नगर वन पर विशेष फोकस किया गया है, यानी शहरों में भी वनों का काफ़ी आवरण होना चाहिए. इसके बाद हम बात करते हैं. तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में शुरुआती चर्चा 1972 में मानव पर्यावरण पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान हुई थी. ये भी आपको ध्यान रखना है. अभी भारत के जो पर्यावरण मंत्री हैं दोस्तों, वो हैं प्रकाश जावड़ेकर. इसके बाद हम बात करते हैं, वर्ष 1974 में प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस का आयोजन किया जा रहा है. 1974 से लगातार पर्यावरण दिवस का आयोजन किया जा रहा है. ये आपको ध्यान रखना है. हर बार अलग अलग देश विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी करते हैं. इस बार अर्थात 2020 में इसकी मेजबानी कोलंबिया एवं जर्मनी साथ मिलकर कर रहे हैं. इस बार दोस्तों, एक तो कोलंबिया और जर्मनी, इन देशों ने विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की है, और इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा किया जाता है. ये भी आपको ध्यान रखना है. इसके बाद बात करते हैं. तो इस अवसर पर जैव विविधता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP एवं इसके सहयोगी UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन नामक पहल की शुरुआत करेंगे. इस बार क्या करेंगे दोस्तों, एक तो UNEP और एक इसका सहयोगी है UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन नामक पहल की शुरुआत करेंगे. आगे हम बात करते हैं. तो देखिए, यह है मानव और प्रकृति के बीच के संबंधों को पुनर्स्थापित करने वाली एक वैश्विक पहल होगी. वर्ल्ड की पूरे की क्या है, पहल है दोस्तों ये. इसके बाद हम बात करते हैं. तो देखिए, इस पहल की अवधि क्या होगी दोस्तों, 2021 से 2030 तक. नेक्स्ट अपन बात करते हैं. तो देखिए, भारत में जैव विविधता की स्थिति हम देखते हैं दोस्तों. भारत में जैव विविधता की क्या स्थिति है? तो देखिए, भारत में 8% जैव विविधता है पूरे विश्व की, क्योंकि भारत में मवेशियों की आबादी भी बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी कितने 8% यहाँ पर जैव विविधता है. ये आपको ध्यान रखना है. इसके बाद देखिए, वर्ल्ड के टोटल 35 हॉट स्पॉट हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, जिसमें से 4 भारत में हैं. और भारत में कौन कौन से हैं? एक तो पूर्वी हिमालय, एक पश्चिमी घाट, एक इंडो बर्मन और एक लक्षद्वीप वाला क्षेत्र, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप वाला क्षेत्र. तो ये 4 भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट है. ये आपको ध्यान रखना है. भारत में देखिए, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं दोस्तों? भारत में टोटल राष्ट्रीय उद्यान 104 हैं. RAS 2018 में पूछा गया था. 544 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 50 टाइगर रिजर्व हैं और 3 कंजर्वेशन रिजर्व हैं दोस्तों. 2 सामुदायिक रिजर्व हैं. तो ये बातें आपको सभी याद रखनी हैं. इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, वाणिज्य शहरी वन क्षेत्र.
तो दोस्तों भारत में वारजे शहरी वन क्षेत्र नामक एक वन प्रयोगशाला है दोस्तों, और ये कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है, और ये 40 एकड़ की वन भूमि पर एक जंगल विकसित किया गया है। इसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों? वारजे शहरी वन क्षेत्र। इस जंगल में दोस्तों आपको ध्यान रखना है 65,000 से अधिक तो पेड़ है, 5 तालाब हैं, 2 वॉच टावर बनाए गए हैं। ध्यान रखें, वारजे शहरी वन क्षेत्र में 65,000 से अधिक पेड़ लगाए गए हैं, 5 तालाब हैं, 2 वॉच टावर बनाए गए हैं दोस्तों। ये आपको याद रखना होगा, और ये कहाँ पर है? पुणे में। नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखिए वर्तमान में यह जंगल 23 पौधों की प्रजातियों, 29 पक्षी प्रजातियों, 15 तितली प्रजातियों, 10 सरीसृप, 3 स्तनपायी प्रजातियों के साथ जैव विविधता से समृद्ध है। यहाँ कई पेड़ 25 से 30 फीट तक लंबे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए यह शहरी क्षेत्र वन परियोजना पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में मदद कर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में, तो देखिए पुणे का ये वारजे शहरी वन क्षेत्र अब देश के बाकी हिस्सों के लिए एक रोल मॉडल का कार्य करेगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि भारत में जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा उठाए गए कदम। तो देखिए भारतीय नौसेना स्वैच्छिक रूप से जहाज़ों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मारपोल 73 से 78 की सभी 6 अनुसूचियों को लागू कर रहा है, यानी कर दिया गया है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। मारपोल की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए मारपोल जहाज़ों के परिचालन या उनसे आकस्मिक कारणों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम पर आधारित मुख्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है दोस्तों। मारपोल किसको नियंत्रित करता है? जैसे समुद्रों में जो जहाज चलती हैं उनके द्वारा जो प्रदूषण होता है उनको देखता है और उन जहाज़ों पर प्रतिबंध लगाता है जो अधिक प्रदूषण करते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मारपोल कन्वेंशन को 2 नवंबर 1973 को अपनाया गया। तो दोस्तों मारपोल कन्वेंशन कब अपनाया गया? 2 नवंबर 1973 को। किससे संबंधित है? समुद्र में प्रदूषण को लेकर, जहाज़ों के द्वारा जो प्रदूषण होता है। इस कन्वेंशन से संबंधित 1978 के प्रोटोकॉल को 1976-77 की समुद्र टैंकर दुर्घटनाओं के मद्देनजर अपनाया गया। दोस्तों समुद्र में टैंकरों की दुर्घटनाओं के कारण काफ़ी प्रदूषण हो गया था, इस वजह से इसको अपनाया गया। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए वर्ष 1973 का मारपोल कन्वेंशन को वर्ष 1978 तक लागू नहीं किया गया था, किंतु जब इस कन्वेंशन से संबंधित वर्ष 1978 के मारपोल प्रोटोकॉल को अपनाया गया तो इसने वर्ष 1973 के कन्वेंशन को अपने में समाहित कर लिया था। तो देखिए 1973 के कन्वेंशन को कब लागू किया गया दोस्तों? 1978 में मारपोल प्रोटोकॉल अपनाने के बाद। तो इतना आपको यहाँ से ध्यान रखना है दोस्तों। आपको ये पूरा लेख अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है अलग अलग एग्जाम्स में। नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो देखिए हाल ही में अमेरिका सरकार ने किस फांसीवादी समूह को आतंकी घोषित कर दिया है? तो देखिए बोडो, एंटीफा, हुतू और नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अभी हाल ही में एंटीफा समूह है, वहाँ पर फांसीवादी समूह, इसे अमेरिकी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है दोस्तों? आतंकी समूह की घोषणा कर दी है। तो देखिए आपको थोड़ा इसके बारे में देखना है। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हो गई थी दोस्तों। आपने ये अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स पर सब जगह देखा होगा। इसमें हुआ क्या था कि भाई पुलिस वालों ने उसकी मतलब गर्दन को पकड़ लिया, वो चिल्ला रहा था कि नो ब्रीथ यानी सांस नहीं आ रही है। लोगों ने भी कहा कि भाई उसको सांस नहीं आ रही है, पुलिस वालों से कहा तो उन्हें छोड़ दिया जाए, लेकिन नहीं छोड़ा और तड़फा कर मारा था। इसके बाद से वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं
व्हाइट हाउस के आसपास, व्हाइट हाउस तक भी आगजनी की घटनाएं देखने को मिली। तो दोस्तों ये क्या है, फ्लोयड जॉर्ज की मृत्यु के बाद बड़े पैमाने पर हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि उनकी जो सरकार है उसके द्वारा एंटीफा समूह को आतंकी संगठन के रूप में नामित किया जाएगा। तो आतंकी समूह घोषित कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, किस राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने CBSE, ICSE, IB एवं IGCSE बोर्ड से जुड़े सभी स्कूलों में 10वीं कक्षा तक अनिवार्य विषय के रूप में मराठी भाषा को कर दिया है, घोषणा की है दोस्तों। तो कंपलसरी कौन से राज्य ने किया है मराठी भाषा को स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा? तो देखिए दोस्तों, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, महाराष्ट्र एक बॉम्बे प्रांत हुआ करता था ब्रिटिश के समय में। बॉम्बे प्रांत से 1 मई 1960 को मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र और गुजराती के आधार पर गुजरात का गठन हुआ। तो देखिए, दोनों का, गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है। वैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे यानी मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। महाराष्ट्र के आपको पता ही है CM उद्धव ठाकरे हैं और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। कैपिटल मुंबई है जो देश की आर्थिक राजधानी भी कहलाती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। तो देखिए, मालाबार सैन्य अभ्यास में कौन से देश को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है? दोस्तों अभी देखिए, कौन से देश को शामिल करने का विचार किया जा रहा है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों होता क्या है कि ये मालाबार जो सैन्य अभ्यास है ये त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसमें जापान, भारत और अमेरिका ये तीनों देश शामिल होते हैं। लेकिन अभी जापान और अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने की बात कही जा रही है, यानी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया जा रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल होने के लिए 2016 से ही डिमांड कर रहा है, लेकिन भारत इससे बचता रहा है अभी तक। लेकिन अभी जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, चाइना के साथ जो सीमा लगती है, मैकमोहन लाइन भी कहते हैं उसे, वहाँ पर जो तनाव बढ़ा हुआ है, इसको देखते हुए ये फैसला इस बार पलटा जा सकता है, अर्थात ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया जा सकता है। आगे हम कुछ पॉइंट क्लियर करते हैं यहाँ पर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से। तो देखिए, हाल ही में भारत सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलिया को मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मालाबार नौसैनिक सैन्य अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान की नौसेनाओं के बीच वार्षिक रूप में आयोजित किया जाने वाला एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है। तो देखिए, भारत, अमेरिका, जापान इन तीनों के द्वारा ये आयोजित होता है, हर वर्ष नौसैनिक अभ्यास है दोस्तों। और एक बात आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखनी होगी कि जो ये मालाबार सैन्य अभ्यास है, इसका क्वेश्चन 2018 के RS में भी पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए, मालाबार नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत भारत और अमेरिका के बीच 1992 में हुई थी। तो देखिए, स्टार्टिंग में ये संयुक्त सैन्य अभ्यास था, यानी 2 देशों के मध्य ही शुरुआत हुई थी 1992 में, अमेरिका और भारत। लेकिन इसमें 2015 से फिर जापान को शामिल कर लिया गया। वर्ष 2015 में जापान को शामिल कर लिया गया। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अभी ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य सुरक्षा संबंध कैसे हैं। तो देखिए, दोनों देशों के मध्य संयुक्त नौसैनिक अभ्यास ओसिनडैक्स होता है दोस्तों। तो देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा होता है? ओसिनडैक्स। और एक सैन्य अभ्यास होता है जो थल सेनाओं के मध्य होता है, पिच ब्लैक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पिच ब्लैक। अच्छा, पिच ब्लैक तो दोस्तों एक यूरेनियम का अयस्क है, ये ध्यान रखें। पिच ब्लैक तो क्या है? यूरेनियम का अयस्क है। लेकिन पिच ब्लैक जो सैन्य अभ्यास है ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होता है, और भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य संयुक्त नौसैनिक अभ्यास ओसिनडैक्स होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन पर भारत की तरफ से किसने संबोधित किया है?
दोस्तों अभी क्या है कि कोविड-19 को लेकर ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये वर्चुअली किया गया है, यानी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये किया गया है। तो इसमें भारत की तरफ से संबोधित करने वाले कौन है? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बात करते हैं एस जयशंकर। तो ये दोस्तों आप जानते ही हो, भारत के विदेश मंत्री हैं। और कोविंद यानी रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में। तो देखिए हाल ही में, ये मैं बता भी चुका हूँ खैर, लेकिन हाल ही में ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन का आयोजन कोविड-19 को लेकर किया गया, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया। आभासी जो ये वर्चुअल सम्मेलन हुआ था, इसमें 50 से अधिक देशों के शीर्ष व्यापारियों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, नागरिक समाज, सरकारी मंत्रियों, राष्ट्राध्यक्षों और नेताओं ने भाग लिया। 50 से अधिक देशों के जो व्यापारी हैं, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां हैं, नागरिक समाज है, सरकारी मंत्रियों, राष्ट्राध्यक्षों और नेताओं ने भाग लिया था इसमें। दोस्तों आगे हम बात करते हैं इसी में। तो देखिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन यानी इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन गावी को 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। दोस्तों इस सम्मेलन में भारत ने कितना अंतर्राष्ट्रीय जो वैक्सीन गठबंधन है और एक अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन है, उनको 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की बात कही है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाएगा कितने मिलियन डॉलर देने की बात कही है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल अलायंस है उसको, और एक ग्लोबल वैक्सीन इम्यूनाइजेशन है, इनको दोनों को मिलाकर। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं। तो देखिए 1990 के दशक के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रमों की प्रगति रुक गई थी। 1990 के दशक के लास्ट तक क्या हुआ दोस्तों, जो इंटरनेशनली टीकाकरण हो रहा था विभिन्न जो डिजीज है उनको लेकर के, बीमारियां हैं उनको लेकर के, तो ये क्या 1990 के अंतिम दशक तक ये रुक गया था, जिससे विकासशील देशों में लगभग 30 मिलियन बच्चों का घातक बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण नहीं हो पाया। जो डेवलपर कंट्रीज हैं दोस्तों, जैसे भारत भी डेवलपर कंट्री है, इसी तरीके से जो डेवलपर कंट्री हैं, विकासशील देश, उनमें टीकाकरण नहीं हुआ लगभग 30 मिलियन बच्चों का। नेक्स्ट बात करते हैं। यद्यपि प्रभावी वैक्सीन बाजार में उपलब्ध है, परंतु विकासशील देश इन वैक्सीन की लागत नहीं वहन कर सकते थे। वैसे देखिए दोस्तों टीकाकरण करवाया जा सकता था, क्योंकि जो भी वैक्सीन थी अलग अलग बीमारियों को लेकर वो मार्केट में तो अवेलेबल थी, लेकिन विकासशील देश उनकी लागत, उनकी कीमत को वहन करने में सक्षम नहीं थे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो देखिए उसके बाद हुआ क्या था। बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और सह संस्थापक समूहों ने विकासशील देशों में लागत प्रभावी वैक्सीन निर्माण की दिशा में कार्य किया। उसके बाद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स के द्वारा स्थापित किया गया है। उन्होंने विकासशील देशों के लिए वैक्सीन बढ़ाने के लिए काम किए, कुछ महत्वपूर्ण प्रयास किए, और इससे क्या आसानी से लागत को वहन कर सके विकासशील देश भी। ठीक है, तो देखिए इसमें हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2000 में इसके द्वारा ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन गावी की स्थापना हुई। तो दोस्तों गावी की स्थापना कब हुई थी? ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन की स्थापना सन 2000 में की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो देखिए भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत 1985 से हुई। अब हम भारत के बारे में जांच करेंगे, टोटल देखेंगे क्या स्थिति है भारत में। तो देखिए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की बात करते हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1985 में। अब हम बात करते हैं किस किस डिजीज को लेकर कौन क्या किया गया है भारत में। तो देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए BCG, BCG का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बैसिलस कॉलमेट ग्वेरिन। BCG का फुल फॉर्म बैसिलस कॉलमेट ग्वेरिन।
वैक्सीन है ये दोस्तों टीबी के लिए मुख्य रूप से काम आती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं ओपीवी। तो देखिए ओपीवी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ओरल पोलियो वैक्सीन। ओपीवी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ओरल पोलियो वैक्सीन। ये बच्चों को पोलियो मेलाइटिस से बचाता है, यानी पोलियो होने से ये बच्चों को क्या करता है? बचाता है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों हेपेटाइटिस बी। तो देखिए हेपेटाइटिस बी का टीका हेपेटाइटिस बी वायरस संक्रमण से बचाने के लिए किया गया है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं पेंटावेलेंट वैक्सीन यानी पीवी। तो देखिए पेंटावेलेंट वैक्सीन 5 रोगों डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्टूसिस यानी काली खांसी, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा यानी हीमोफीलिया टाइप बी, हेपेटाइटिस बी से बच्चों को बचाने वाली संयुक्त वैक्सीन है। दोस्तों पेंटावेलेंट 5 बीमारियों के लिए विकसित की गई थी। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से पेंटावेलेंट वैक्सीन कौन सी बीमारी के लिए उपयुक्त नहीं है? तो देखिए 3 तो इनमें से दे देंगे, डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्टूसिस, और एक कोई भी आपको जैसे टीबी दे देंगे, तो आप टीबी के लिए नहीं है ये। किस किस के लिए? डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्टूसिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हेपेटाइटिस बी, इनसे बचाने के लिए है पेंटावेलेंट वैक्सीन। नेक्स्ट बात करते हैं रोटा वायरस वैक्सीन। तो देखिए रोटा वायरस वैक्सीन की बात करें तो ये डायरिया के खिलाफ क्या करती है? शिशुओं को सुरक्षा प्रदान करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं पीसीवी। तो देखिए पीसीवी की बात करते हैं दोस्तों, तो पीसीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? निमोनिकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। निमोनिकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो शिशुओं तथा छोटे बच्चों को बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनिया के कारण होने वाले रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं आईपीवी। तो देखिए आईपीवी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन आईपीवी, इसका उपयोग पोलियो मेलाइटिस के खिलाफ सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया जाता है। पोलियो मेलाइटिस के खिलाफ ध्यान रखें आप। इसके बाद हम बात करते हैं मीजल्स। तो देखिए मीजल्स यानी खसरा। तो देखो बच्चों को खसरे से बचाने के लिए मीजल्स वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। कुछ राज्यों में मीजल्स और रूबेला वायरस होता है दोस्तों, संक्रमण से बचाव के लिए संयुक्त वैक्सीन दी जाती है। तो देखिए मीजल्स वैक्सीन किसके लिए है दोस्तों? रूबेला के लिए भी दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो मीजल्स के लिए यानी मीजल्स यानी खसरा। इसके बाद बात करते हैं हम दोस्तों जापानी इंसेफ्लाइटिस। जापानीज इंसेफ्लाइटिस यानी ये जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं डीपीटी। तो देखिए डीपीटी है जो संयुक्त वैक्सीन है जो बच्चों को डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी, ये 3 बीमारियों के लिए है। डी से तो क्या है दोस्तों? डिप्थीरिया, पी से क्या है? पर्टूसिस यानी काली खांसी, टी से क्या है? टिटनेस। तो डीपीटी का किसके लिए वैक्सीन उपयुक्त की जाती है दोस्तों? ये डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी, पर्टूसिस के बचाव के लिए। ये क्वेश्चन सारे बनेंगे दोस्तों, और ये चर्चा में है, इसलिए मैं कोई भी चर्चा में रहती है उस चीज़ को क्वेश्चन के साथ ऐड ऑन करना मेरी जिम्मेदारी होती है। चाहे आप यूपीएससी दो, आरपीएससी दो, पटवार दो, पुलिस दो, कोई भी एग्जाम दो, सभी जगह आपको काम आने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं टीटी। टीटी का फुल फॉर्म होता है टेटनस टॉक्सोइड। तो देखिए टीटी वैक्सीन का उपयोग टिटनेस के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। अच्छा, डीपीटी का भी उपयोग किया जाता है दोस्तों, एक टीटी का भी किया जाता है टिटनेस के खिलाफ, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, तो ये भारत सरकार का विभिन्न रोगों को लेकर चलाए गए टीकाकरण में ये सारी बीमारियों को शामिल किया गया था। तो देखिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य दुर्गम इलाकों सहित पूरे देश के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना था। तो देखिए मिशन इंद्रधनुष आपको
पूछा जाएगा आपसे कि कब शुरुआत की गई थी, क्यों अब फिलहाल भी ये चर्चा में है। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? 2014 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। परिवार कल्याण मंत्रालय ने, भारत सरकार के अभी परिवार कल्याण मंत्री कौन है दोस्तों? स्वास्थ्य मंत्री कौन है दोस्तों? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में। तो देखिए दोस्तों, भारत ने वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला पर पूरी तरह डिजिटलीकरण कर दिया है तथा वैक्सीन कार्यक्रम की निगरानी के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क ई-विन प्रणाली विकसित की है। तो इतना ज़्यादा आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना होगा, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो देखिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार वर्ष 2018-19 में भारत की बेरोजगारी दर में कमी आई है, जहां एक और वर्ष 2017-18 में बेरोजगारी दर 6.1% थी, वहीं वर्ष 2018-19 में यह घटकर कितनी प्रतिशत रह गई है? दोस्तों बेरोजगारी और बेरोजगारी दर में अंतर है। बेरोजगारी दर तो दोस्तों एक वर्ष के दौरान कितने बेरोजगार हो रहे हैं उसे कहते हैं, और बेरोजगारी कहते हैं टोटल जनसंख्या में कितने लोग बेरोजगार हैं। तो देखिए बेरोजगारी तो है भारत में करीब 23.5%। भारत में बेरोजगारी तो कितनी है दोस्तों? 23.5%। लेकिन बेरोजगारी दर 2017-18 में कितनी थी? 6.1%, जो 2018-19 में घटकर कितनी हो गई? तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन रखे हैं। तो देखिए 2018-19 में, तो देखिए दोस्तों 2018-19 में कितनी रह गई है? 2017-18 में 6.1, ध्यान रखना, और 2018-19 में ये रह गई 5.8%। आगे हम इसके पॉइंट देखते हैं दोस्तों। तो देखिए ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? मॉस्पी के द्वारा। मॉस्पी का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी, ठीक है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। PLFS 2018 के अनुसार इस अवधि के दौरान श्रम बल भागीदारी दर, यानी जो श्रम बल भागीदारी दर है वो तो कितनी 37.5% के साथ मामूली सुधार हुआ है। यानी LFP में तो कितना थोड़ा ही वो आया है, सुधार आया है। कितनी रही है दोस्तों LFP? यानी श्रम बल भागीदारी दर, श्रम बल भागीदारी दर या कार्य सहभागिता दर भी कहते हैं इसको, 37.5% रही है 2018-19 में, जबकि ये 2017-18 में कितनी थी? 36.9। इसमें 0.6 का सुधार हुआ है बस। आगे हम बात करते हैं। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में, अब हम 2018-19 की बात कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों में बेरोजगारी दर कितनी रही? 5.6%। दोस्तों ध्यान रखें, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर हमेशा कम आती है और शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, ये भी आप ध्यान रखोगे, क्योंकि यहाँ कृषि क्षेत्र में लगभग सभी लग जाते हैं। एक घर में 5 सदस्य हैं तो पाँचों के पाँचों लग जाते हैं, इस तरीके से। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों में बेरोजगारी दर 5.6% रही, वहीं महिलाओं में 3.5% रही, जबकि नगरीय क्षेत्र में पुरुषों में 7.1% और महिलाओं में 9.9%। तो देखिए गाँव में तो क्या है, वैसे तो बेरोजगारी दर पुरुषों और महिलाओं की शहरों की अपेक्षा कम ही है, लेकिन गाँव में पुरुषों में ज़्यादा बेरोजगारी है, महिलाओं में कम, और शहरों में पुरुषों में कम बेरोजगारी है, महिलाओं में अधिक। ये आंकड़े चारों याद रखने हैं। ग्रामीण बेरोजगारी दर पूछी जाए 5.6 पुरुषों की, महिलाओं की 3.5%। शहरी क्षेत्र में पूछी जाए तो पुरुषों की 7.1% और महिलाओं की 9.9%। नेक्स्ट देखते हैं इसी में। इस रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में एक कामगार ने औसतन करीब 45 घंटे कार्य किया, जबकि नगरीय क्षेत्र में एक सप्ताह में एक विशिष्ट अवधि के दौरान एक कामगार ने औसतन 50 घंटे कार्य किया। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में तो एक कामगार ने औसतन कितना घंटे काम किया दोस्तों? 45 घंटे, जबकि एक सप्ताह में शहरी क्षेत्र में कितना काम किया गया? 50 घंटे। ये भी आपको ध्यान रखना है, एक सप्ताह की बात है ये। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में 68.4%
68.4% कामगार गैर कृषि क्षेत्र में अनौपचारिक रूप से कार्य कर रहे हैं। तो देखिए भारत में 68.4% लोग किस क्षेत्र में लगे हुए हैं दोस्तों, गैर कृषि क्षेत्र में। बाकी बचा 31.6% कृषि क्षेत्र में। बात करते हैं, देखिए बेरोजगारी के कारण शहरी युवा सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। आंकड़ों के अनुसार 2018-19 के दौरान नगरीय पुरुषों में बेरोजगारी दर 18.7% एवं नगरीय महिलाओं में 25.7% थी। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों कुछ पॉइंट, जैसे श्रम LFPR श्रम बल भागीदारी दर या कार्य सहभागिता दर। ये क्या होती है दोस्तों, इसमें वो इंक्लूड किए जाते हैं जो रोजगार कर रहे हैं या रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं। ठीक है, तो देखिए या तो रोजगार कर रहे हैं या रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं, वो शामिल किए जाते हैं। दूसरा हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए कामगार जनसंख्या अनुपात यानी WPR को कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कुल जनसंख्या में से काम करने वाले कितने हैं, तो उसे क्या कहते हैं, WPR। इसके बाद हम बात करते हैं बेरोजगारी दर। बेरोजगारी दर की बात करते हैं। बेरोजगारी दर की गणना श्रम बल से बेरोजगारों की संख्या को विभाजित करके की जाती है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 में संशोधन करने वाले राष्ट्रपति के आदेश जो किस राज्य के जिलों को इनर लाइन परमिट से बाहर रखता है पर रोक लगा दी है। दोस्तों क्या है कि जो ये कौन से राज्य के मतलब इनर लाइन परमिट से बाहर रखा जाएगा, तो देखिए असम राज्य। तो असम राज्य में क्या है दोस्तों, गैर प्रवासी है, गैर तरीके से प्रवास बढ़ता जा रहा है। इसलिए क्या राष्ट्रपति ने एक आपको ध्यान रखना है, एक ऑर्डर जारी किया था जिसके तहत असम के कुछ जिलों को इनर लाइन परमिट से बाहर किया जा रहा है, जिससे क्या होगा, वहाँ पर उन लोगों को असम की नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है, इस पर एक याचिकाकर्ता ने याचिका लगाई, जिससे मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बाहर करने से रोक लगा दी है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में बासु चटर्जी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए फिल्म इंडस्ट्री या खेल या पत्रकारिता या राजनीति। तो दोस्तों वो किससे संबंधित है, फिल्म इंडस्ट्री से। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो देखिए हाल ही में DRDO में PPE किटों में आ रही समस्या को दूर करने के लिए कौन सा उपकरण विकसित किया है। तो दोस्तों जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैं, यानी जो PPE किट हैं, उनमें कुछ समस्या, कुछ खामियां आ रही हैं, उनको दूर करने के लिए DRDO ने क्या विकसित किया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, सुमेरु पैक्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राकेश मखीजा को किस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में डालना भूल गया, क्योंकि यस बैंक, SBI, IDBI, HDFC इनमें से किसी का भी नहीं नियुक्त किया गया है। किसका नियुक्त किया गया है, एक्सिस बैंक का। तो ये आप ध्यान रखें, एक्सिस बैंक आएगा इसका आंसर, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपको जवाब देना है, जो आपको मैक्सिमम लिखना है कमेंट बॉक्स में। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 100 दिनों में 5G परीक्षण शुरू करने की घोषणा किसने की है। यानी 5G नेटवर्क 100 दिनों में स्टार्ट करने की घोषणा की बात किसने की गई है दोस्तों। ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आपको जवाब देना है इनमें से। ये ध्यान रखें, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद। तो आपको बताना है इनमें से। नेक्स्ट बात करते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन, जिसके बारे में आपको मैक्सिमम लिखना है। तो देखिए आर्कटिक क्षेत्र में तेल रिसाव, इससे संबंधित 100 शब्दों में आप आंसर लिखोगे, मैक्सिमम लिखोगे। यदि आप लिखोगे तो आपको ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट अपने अंदर नज़र आएगा
और दोस्तों आपके राजस्थान के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, सेंटर के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो आप पूरी तरह से पढ़ाई में डेडिकेट हो जाइए। थैंक यू दोस्तों। मेरे टेलीग्राम ग्रुप हरवीर सर को भी ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर हम मैक्सिमम मैटर जो इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिहाज से वो हम कंटिन्यू प्रोवाइड करवाते रहते हैं। और आप मैथमेटिक्स की भी कंप्लीट क्लास लिया करो। और राजस्थान का ज्योग्राफी चल रहा है, मज़े आ जाएंगे पढ़कर आपको। उसमें पूरा मैटर, एक एक चीज़, नए पुराने सभी आंकड़े एक ही जगह आपको मिल जाएंगे, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। और कंप्यूटर की क्लास भी रेगुलर चल रही है दोस्तों, तो आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखा करो, पढ़ा करो।